आज हम भारत के संविधान में संशोधन की जो प्रणाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ लिखित संविधान को अपनाया गया है, लेकिन हमारा संविधान क्योंकि 1950 में बना, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थीं और समय के साथ साथ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इसलिए यह माना जाता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे संविधान में भी संविधान में परिवर्तन करने के लिए संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो लचीली और कठोर दोनों प्रकार की है। हमारे संविधान में लचीलेपन और कठोर प्रणाली, इन दोनों को इसलिए अपनाया गया। लचीली प्रणाली को कुछ प्रावधानों में इसलिए अपनाया गया जिससे कि संविधान में कुछ प्रावधानों में आसानी से बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। कुछ प्रावधानों में विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया गया और वो इसलिए अपनाया गया कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और वो उन शक्तियों के संदर्भ में या संघात्मक शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए दोनों संघीय सरकार और राज्यों की सरकार दोनों की सहमति होनी चाहिए। इसलिए उन प्रावधानों के संदर्भ में हमारे यहाँ विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया को अपनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान लचीलेपन का और कठोरता दोनों का सामंजस्य है। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया, हमारे संविधान को हम, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमारे संविधान में संशोधन की दृष्टि से हमारा संविधान प्रक्रिया लचीली और कठोरता दोनों का सम्मिश्रण है। हमारे यहाँ संविधान को इसलिए लचीला मानते हैं कि हमारी संसद साधारण कानूनों की तरह कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से बदल सकती है, और हमारा संविधान कठोर इसलिए है कि हमारे यहाँ कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए हमारा संविधान इन दोनों का मिला जुला रूप है। हमारे संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए 3 प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। पहली पद्धति है साधारण बहुमत से संशोधन। हमारे संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। संसद संविधान संशोधन उसी तरह से पारित कर सकती है जिस तरह से कि सामान्य कानून पारित किए जा सकते हैं, और इसके लिए संसद का साधारण बहुमत ही आवश्यक है। जिन प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है वो कुछ उसमें से है कि संसद को यह है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सके, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सके और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सके। संसद नई व्यवस्था होने तक संसदीय गढ़पूर्ति के प्रावधान से संबंधित, संसदीय विशेष अधिकारों से संबंधित, संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था, और सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, संसद द्वारा नई व्यवस्था किए जाने तक सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकना, इस तरह के जो सामान्य प्रावधान हैं उनमें हमारी संसद साधारण कानून से परिवर्तन कर सकती है। दूसरी जो प्रक्रिया हमारे संविधान में अपनाई गई है वो है विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संशोधन। विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा
जो हमारे संविधान में यह विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई गई है, ये संविधान के उन प्रावधानों के संदर्भ में अपनाई गई है जिनका संबंध संघ एवं राज्य की शक्तियों से है। हमारे यहाँ क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत संघ एवं राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित जो प्रावधान है, वह जो अन्य संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित जो अन्य प्रावधान है, उनमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है। हमारे यहाँ सभी ऐसे प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संशोधन प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब ऐसा प्रस्ताव संसद के जिस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, वो सदन अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मत में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करता है। उस प्रस्ताव को पारित होने के बाद वो संसद के दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन के द्वारा भी अपने बहुमत से तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत से जब वह दूसरे सदन के द्वारा पारित हो जाता है, तब उसके लिए ज़रूरी है इस तरह कि उस संशोधन विधेयक को हमारे राज्यों की संख्या के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद के द्वारा पारित होने पर आधे राज्य मंडलों के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद वह राष्ट्रपति की सहमति से संसद में संविधान संशोधन लागू हो जाता है। संविधान के जिन प्रावधानों के संबंध में इस विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया गया है, वो निम्न है। नंबर 1, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के विधायी संबंध, संविधान में संशोधन प्रक्रिया और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। हमारे संविधान में संशोधन की तीसरी जो पद्धति अपनाई गई है, वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। इन 2 प्रावधानों के अलावा हमारे संविधान के अन्य जो सारे उपबंध हैं, वो उनमें परिवर्तन संसद के विशेष बहुमत से किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इन सब बचे हुए जो प्रावधान है संविधान के, उनमें परिवर्तन के लिए ज़रूरी है कि संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक प्रस्ताव है, वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए। जिस सदन में वो प्रस्तुत किया गया है, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पारित किया जाना जरूरी है और राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो संविधान संशोधन विधेयक पारित समझा जाता है। इस तरह से हमारे संविधान में संशोधन के लिए ये 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन की जो संसद की किसी भी प्रावधान में कर या नहीं सकती, इसके बारे में समय समय पर विवाद चलते रहे। संविधान लागू करने के बाद संसद का ये मानना था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान की सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अतः संविधान में संशोधन करना जरूरी हो गया और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्थापित किया गया कि संसद संविधान के किसी भी उपबंध जिसमें मौलिक अधिकार भी आते हैं संशोधित करने का अधिकार है। 24वें संवैधानिक संशोधन के बाद केशवानंद भारती केस में और मिनर्वा मिल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो वर्तमान समय में यह स्थिति है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन पद्धति की आलोचना। हमारे संविधान
के अंतर्गत संविधान संशोधन के लिए जो पद्धति अपनाई गई है उसकी कुछ लोगों के द्वारा आलोचना की जाती है। और उसकी पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। हमारे संविधान में संशोधन विशेष प्रक्रिया द्वारा संशोधन की जो पद्धति है उसमें संसद से के बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के साथ साथ यह जरूरी है कि आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा उसकी पुष्टि होनी जरूरी है और उसके बाद ही वे राष्ट्रपति की सहमति से संविधान संशोधन लागू किया जाता है। लेकिन इस विशिष्ट प्रक्रिया की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि आधे राज्यों के द्वारा कितने समय में पुष्टि की जाएगी, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और यह माना जाता है कि ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि राज्य जो विधानमंडल है वो अनावश्यक देरी का मार्ग अपनाकर संविधान संशोधन में बाधक बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो राज्यों की पुष्टि के लिए समय सीमा नहीं की गई है उस प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संशोधन विधेयक में पर यदि दोनों सदनों के मध्य मतभेद की स्थिति हो तो उसका समाधान करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हमारे यहाँ यदि कोई साधारण विधेयक है और उसके संबंध में यदि संसद के दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के संबंध में ये व्यवस्था नहीं की गई है। यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन उसे पारित नहीं करता तो वह पारित नहीं हो पाता। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए हैं जबकि किसी संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है लेकिन वो राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं हुआ है। जैसे कि 1970 में राजाओं के प्रीवी पर्स उन्मूलन संबंधी जो संशोधन विधेयक था उसको राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया था। उसी तरह से 44वें संविधान संशोधन को भी 5 धाराओं को राज्यसभा के द्वारा रद्द कर दिया गया और 64वें संविधान विधेयक जो कि पंचायती राज से संबंधित था वो लोकसभा ने तो पारित कर दिया था लेकिन राज्यसभा के द्वारा इसको स्वीकृत नहीं किया गया। इसलिए ऐसी स्थिति हमारे यहाँ इसलिए आती है कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष आधार पर होता है जबकि राज्यसभा के सदस्य राज्य के विधानमंडल के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा में जो दलीय स्थिति है वो अलग अलग रहती है। इस कारण संविधान संशोधन को पारित करने में विधेयक में दलीय स्थिति अलग होने के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई संविधान संशोधन विधेयक जो कि बहुत ज़रूरी होता है वो भी पारित नहीं हो पाता है। हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया की तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि संविधान में संशोधन हेतु राज्य के विधानमंडलों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को भी संविधान के संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन देशों में जहाँ फेडरल सिस्टम है वहाँ राज्यों को भी संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन हमारे संविधान के द्वारा राज्य के विधानमंडलों को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन संबंधी कोई प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें। बस हमारे यहाँ यही अधिकार दिया गया है राज्यों के विधानमंडलों को कि यदि संसद कोई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित करती है और वो भी कुछ विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित ही कुछ प्रावधान ही है कि उनमें ही उनकी सहमति आवश्यक होती है। और इस आधार पर आलोचना की जाती है कि राज्यों को संविधान संशोधन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है जबकि फेडरल सिस्टम की ये एक मुख्य आवश्यकता है। संविधान संशोधन विधेयक की आलोचना चौथी इस आधार पर की जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत
सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि जो संविधान संशोधन विधेयक हैं उस पर जनता की सहमति होनी चाहिए। इसलिए ये माना जाता है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर हमारे यहाँ लोक निर्णय या जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं है। संसद अपने बहुमत के आधार पर जो कर सके वो कर सके, लेकिन जनता के हाथ में इस प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है और इस आधार पर हमारे यहाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। यदि हम देखें तो हमारी संविधान संशोधन प्रक्रिया में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान संशोधन प्रक्रिया में लचीलेपन और कठोरपन का समन्वय करने का हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया है और इसी आधार पर जो हमारे संविधान में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ ही परिवर्तन किए गए हैं। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन हमारे यहाँ 1950 से लेकर प्रारंभ से 1950 के बाद से ही संविधान में संशोधन हुए। पहला संविधान संशोधन 1951 में पारित हुआ था और ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन अधिनियमों को मान्यता देने के संबंध में था। इसके बाद अधिकतर जो प्रारंभिक जो विधेयक थे वो भूमि सुधार और राज्यों के निर्माण इत्यादि से संबंधित थे। हमारे संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है वो 42वां संवैधानिक संशोधन माना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई और इसके बाद 1976 को संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी शरण सिंह की अध्यक्षता में और उन्होंने जो विधेयक तैयार करा उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जाना जाता है और 18 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया। इस संवैधानिक संशोधन में कुल टोटल 59 प्रावधान है। मुख्य जो प्रावधान है वो निम्न है। पहला है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जैसे कि पंथनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। दूसरा, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। तीसरा, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने का प्रावधान किया गया। हमारे यहाँ क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है और राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है, इस संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही कार्य करेगा। आपातकालीन प्रावधानों में इस संविधान संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा पूरे देश के लिए एक साथ की जा सकती है। देश के किसी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा पूरे देश के लिए एक साथ की जा सकती है या देश के किसी एक अथवा कुछ भागों के लिए की जा सकती है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संसद द्वारा एक बार में 1 वर्ष के लिए संकट काल लागू किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों में भी इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। साथ ही ये व्यवस्था की गई कि भारत सरकार द्वारा संघ की कोई सशस्त्र सेना या अन्य कोई बल राज्य के अंतर्गत कानून या व्यवस्था के संदर्भ में उत्पन्न किसी गंभीर प्रश्न से निपटने के लिए भेजी जा सकती है और जब कभी ऐसे सशस्त्र बल का प्रयोग किया जाएगा तो वह केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का ही पालन करेगी। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद की सर्वोच्चता और को स्थापित किया गया कि संसद किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन कर सकती है और उसे अन्य किसी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को इसके द्वारा कम किया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता को स्थापित करने का प्रयास किया गया और कार्यपालिका की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तुलना में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण विधेयक है वो 44वां संवैधानिक संशोधन विधेयक है। 44वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 1978 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। लोकसभा से पारित होने के बाद यह राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने में इसे 5 संशोधन किए गए और उसके बाद इसको पारित किया गया। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा 1979 में इसको स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद 19 जून 1979 को यह संविधान संशोधन मान्य माना गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मुख्य संविधान के प्रावधान किए गए वो निम्न है, या संविधान में जो संशोधन किए गए वो निम्न है। पहला है, इस संविधान संशोधन से पूर्व हमारे 7 मौलिक अधिकार थे और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया और इसके बाद अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के संबंध में एक ये व्यवस्था की गई कि व्यक्ति के जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता और स्थगित नहीं किया जा सकता। निवारक निरोध कानून से संबंधित व्यवस्था में ऐसे कुछ परिवर्तन किए गए जिससे शासन के द्वारा इस कानून के आधार पर नागरिकों की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से समाप्त या सीमित नहीं किया जा सके। दूसरे, इस संविधान संशोधन में आपातकालीन प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। प्रथम, राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। दूसरा, यह प्रावधान किया गया कि यह आपातकाल युद्ध, भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकता है। तीसरा, घोषणा के 1 माह के अंतर संसद के विशेष बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रत्येक 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति में जो आपातकाल घोषित किया जाएगा उसे एक बार प्रस्ताव पार कर संसद 6 माह के लिए ही लागू कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस अवधि को 1 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे पुनः 6 माह कर दिया गया। संसद द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी करने का प्रस्ताव तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान समय में राज्यों में चुनाव कराना संभव नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में भी इस संविधान संशोधन में कुछ परिवर्तन किए गए। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह स्थिति की गई थी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन में मंत्रिपरिषद से प्राप्त परामर्श के आधार पर ही कार्य करेगा। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति को कुछ गौरवपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया और उसमें ये कहा गया कि अब यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करेंगे। इस तरह से इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं का जो कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था
42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ये संविधान संशोधन 42वां और 24वां संविधानिक संशोधन हमारे संविधान संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माने जाते हैं।